हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली कक्षा में आप लोगों को ये उद्देशिका, कहने का तात्पर्य प्रस्तावना, इससे संबंधित हम आप लोगों को ये जो क्लास नोट्स थे उसको मैंने डिस्कस किया था। उससे संबंधित विगत परीक्षाओं में, पीसीएस की विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को सॉल्व किया। उससे संबंधित आप लोगों को कोई भी अगर शंका समाधान हो तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये शासन प्रणाली। तो ये शासन प्रणाली, तो आप लोग ये अब सोच रहे होंगे कि ये शासन प्रणाली है क्या। तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य ये है कि शासन मतलब हमारे देश में जो एक राज्यभार संभालने के लिए जिस प्रक्रिया को चलाया जाता है उसी को हम कहते हैं शासन। और वो किस तरह से चलाया जाता है, किस प्रकार से चलाया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रणाली। तो ये सब मिला के हो जाता है शासन प्रणाली। हम किस प्रकार से व्यवस्था को चलाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसी को हम ये नाम देते हैं शासन प्रणाली। एकदम सरल शब्दों में है ये, और एकदम लेमैन की भाषा में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब विलंब न करते हुए हम लोग अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखते हैं नोट्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों घटना चक्र पूर्वावलोकन से। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था, चैप्टर का नाम है शासन प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नोट्स पहले देखते हैं और एक एक लाइन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग एक भी इसमें स्किप नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे है, एक ही आता है ये शब्दावली है जो आप लोगों के जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत मतलब ये आप लोगों को जानना चाहिए। राजतंत्र दिया गया है, एक शब्दावली है राजतंत्र। राजतंत्र होता क्या है? देखिए राजतंत्र ये होता है कि यह एक शासन का प्राचीनतम रूप है। बहुत ही प्राचीन समय काल से ये चला आ रहा है राजतंत्र। आप लोग इससे परिचित भी होंगे, सिर्फ शब्दावलियों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था है इससे परिचित होंगे। तो यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। देखिए ये राजतंत्र यानी जो तंत्र एक राजा के अधीन चलता है, राजतंत्र जो राजमुकुट धारण करता है, शक्ति जो होती है उसके अंतर्गत होती है, उसमें निहित होती है, वही होता है राजतंत्र। और यह राजतंत्र ये जो होता है, जो मुकुट धारण करता है व्यक्ति, वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है, न कि दोस्तों वो किसी व्यक्तिगत विशेषता, किसी क्वालिटी अपनी या पद योग्यता के आधार पे, अन्यथा अन्य किसी आधार पे नहीं करता है, बल्कि ये अगर इसके पिता राजा हैं तो पुत्र भी राजा ही होगा। ये सिर्फ आनुवंशिक, ये जेनेटिक आधार पे ये पद प्राप्त करता है राजतंत्र। जैसे पहले के समय में होता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था, उसका उत्तराधिकारी होता था और राजा बनता था, वही है, समझ जाइए। इसमें बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। अब दूसरा शब्द देखिए, यहाँ पे शब्दावली दी गई है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र ये आप लोगों के मस्तिष्क में आ रहा होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए इसको जो कहते हैं, इंग्लिश में इसकी टर्मिनोलॉजी है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, इसका मतलब होता है कि जो सत्ता होती है थोड़े लोगों में निहित होती है, मतलब कुछ लोगों के द्वारा ही सत्ता संकेंद्रित होती है, कुछ लोगों के हाथों में ही। तो यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए तानाशाही। तानाशाही इसकी इंग्लिश होगी डिक्टेटरशिप। इसे और क्या कहते हैं? अधिनायक तंत्र। इसको और शब्द क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है इसको। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के, इसमें देखिए मेन शब्द यहाँ पे फोकस करिएगा कि बल प्रयोग। इसमें तानाशाही में विशेष बात है ध्यान देने वाली कि यहाँ पे बल प्रयोग के माध्यम से
अपने पद पर आसीन होता है व्यक्ति तथा किसी के भी प्रति ये उत्तरदायी नहीं होता है। ये किसी के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होता है। ये बल प्रयोग के माध्यम से एक सत्ता ग्रहण करता है और इसी को कहते हैं ये डिक्टेटरशिप कही जाती है। इसकी एक अन्य नाम होता है इसका अधिनायक तंत्र या और कह सकते हैं तानाशाही। नेक्स्ट ये शब्दावली है दोस्तों, ये प्रजातंत्र। प्रजातंत्र से सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि वर्तमान में जो हमारे शासन व्यवस्था का ये स्वरूप है ये प्रजातंत्र ही है। तो वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय ये प्रजातंत्र है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। संप्रभुता का मतलब कि जनता ही सब कुछ होती है। बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में ये है कि संप्रभुता मतलब जो शक्ति होती है, जो सत्ता जिसके पास होती है, जो सब कुछ किसको माना गया है, जनता को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिसमें प्रमुख क्या है? प्रमुख है संघात्मक शासन और दूसरा है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः हम संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, संघात्मक है, इसको संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की देखिए जैसे संसद हमारे यहाँ है, उसमें उसकी बहुत ही एक मुख्य भूमिका है। तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है उसको, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि दो यहाँ पे हो गया, एक संघात्मक हो गया और एकात्मक हो गया। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे है अध्यक्षीय शासन। अब राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है, ये आप लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, घुमा के पूछेगा ये प्रश्न, ये पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो पहला नंबर पे है संप्रभुता, सेकंड पे क्या है, जनसंख्या। पहला है संप्रभुता, दूसरे नंबर पे जनसंख्या, और तीसरा है देखिए निश्चित भूभाग, यानी ये लैंड से है इसका तात्पर्य, और चौथा है सरकार या सत्ता। तो देखिए राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तत्व जो परीक्षा में पूछता भी है और दोस्तों मेंस में भी ये पूछता है। मेंस आप लोग जब देखेंगे मेंस के प्रश्नों को, तो वहां पे आप लोग ये देखेंगे कि ये इसकी यहाँ पे चर्चा होगी, ये तत्व से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार या सत्ता है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये संप्रभुता जो है बहुत ही छोटा है देखिए, लेकिन इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1947 में क्या हुआ कि वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत जो संप्रभु नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि 1947 से पहले तो हमारे देश पे ब्रिटिश का प्रभुत्व था, ब्रिटिश क्राउन का शासन था। तो हम संप्रभु कैसे हो जाएंगे? हम संप्रभु तब नहीं थे 1947 के पहले। देखिए प्रश्न को वैसे पूछा जा सकता है 1947 से पहले। तो ये आप लोग देखिए मेन है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब प्रश्न को किसी भी तरह से अगर घुमा के पूछा जाता है तो आप लोग उसका उत्तर देने में अपने आप को समर्थ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे है क्योंकि उस समय भारत की, और जब भारत की जनता का शासन नहीं होगा तो संप्रभु कैसे हो जाएगा? संप्रभुता तो नहीं कहा जाएगा ना कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो वही बात है। अब देखिए यहाँ पे है कि ये भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ पे हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है,
जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही शासन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कहने का मतलब कि जो भी मंत्रिमंडल में होते हैं मंत्री, वो सभी संसद के सदस्य होते हैं और इसी को कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ये हमारे संसद के एक पार्ट होते हैं। अब देखिए, इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इस प्रणाली में क्या होता है, संसद जो है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। संसद में ही विधि का निर्माण होता है दोस्तों। अब ये कार्यपालिका है, अपने समस्त कृत्यों के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व है वो विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। जब तक संसद में कार्यपालिका बहुमत में होगी तभी तक वो अपनी सरकार बना सकती है। तो ये इसी को कहते हैं कि ये देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। ये जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संपूर्ण सत्ता जो है उसको किस में बांटा गया है, केंद्र और राज्यों में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। यहाँ पे हमारे भारत में जो है सर्वोच्च शक्ति जो है, सत्ता जो है, शक्ति कहिए सत्ता कहिए, ये किस में निहित है, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। और भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक और ये जो व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की है, ये विशेषता। और देखिए यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। ये देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, तो या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहिए या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहिए, दोनों एक ही है। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति, ये वास्तविक रूप से ये राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो शक्ति होती है वो वास्तविक रूप से ये राष्ट्रपति में निहित होती है। अब यहाँ पे एक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है। सर्वोत्तम उदाहरण है इसका अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे राष्ट्रपति का ही मुख्य रोल होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का होता है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है। तो वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे है अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति हैं वो विधायिका को भंग नहीं करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता जो होती है वो केंद्रीकृत होती है, सिर्फ एक व्यक्ति पे सेंट्रलाइज होती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो सत्ता होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति तक ही सीमित होती है, मतलब उन्हीं में पूरी केंद्रित होती है, केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये अमेरिका की बात है दोस्तों। तो अमेरिका की विशेषता बताई जा रही है और ये विशेष जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में को उदाहरण के रूप में अमेरिका को लेंगे हम, और वहां से हम लोग अगर देखते हैं, हम मैच कराएंगे तो हम लोगों को ये आसानी से ये शब्दावली ये समझ में आ जाएगी। इसलिए आप लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को पढ़ते समय अमेरिका को अपना मुख्य बिंदु बनाइएगा, फोकस पॉइंट बनाइएगा और वहां से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसमें आप लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। मंत्रियों के चयन में जो व्यवस्थापिका की जो भूमिका होती है वो नाम मात्र की होती है, मतलब ले दे के जो सारा काम होता है और राष्ट्रपति का ही मुख्य होता है दोस्तों। अब हम लोग
देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य एक है। प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ये उद्देशिका है जो जिसे प्रस्तावना हम लोग कहते हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये प्रस्तावना है, उसका जो प्रस्तावना का प्रारंभ किस शब्द से होता है, तो वो होता है हम भारत के लोग। स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। जो प्रतिनिधि हैं, जो चुन कर आते हैं जनता के द्वारा, वो जनता के सेवक होते हैं, न कि उनके मालिक होते हैं। ये जनता के सेवक होते हैं। जनता की सेवा करने के लिए जनता द्वारा चुनकर उनको एक संसद में उनको भेजा जाता है, ताकि वो जनता के सुख दुख का, उनके लाभ के लिए, उनकी कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करें। जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करें वो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। संघ एवं राज्यों की शक्तियों को हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। परिसंघीय उसी को कहते हैं कि जहाँ पे संघ और राज्यों की शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन होता है। संघ की कुछ जो शक्तियां अपनी अलग होती हैं और राज्य की शक्तियां अलग होती हैं। ये परिसंघीय व्यवस्था हमारे भारत में विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद, देखिए जो संसदीय प्रणाली ली गई है, ये कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से, हम लोग ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली अपने संविधान में शामिल किए हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। ये ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये बहुत ही ध्यान देने वाला बिंदु है ये। और सबसे पहला लिखित संविधान, ये आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना, और वहां पे दोस्तों मात्र 14 अनुच्छेद हैं, ओनली 14 आर्टिकल्स इसमें है अमेरिका के संविधान में। और सबसे ज्यादा जो आर्टिकल्स हैं हमारे भारत के संविधान में है। सबसे भारी भरकम संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को बनाया है, और बहुत ही सारगर्भित है और हमारे लिए लाभप्रद है। हमारे हित को देखकर, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में जो राज्यपाल का पद है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता दी गई है। हमारे संविधान, हमारे देश में एकल नागरिकता है दोस्तों। ये नहीं कि राज्य की नागरिकता अलग है और संघ की, केंद्र की अलग है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में जबकि दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। यही हमारे देश की विशेषता है कि हम सब एक हैं, एकल नागरिकता है। इससे हमें एक होने का आभास होता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, एकल है, एकल नागरिकता। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे राष्ट्र की। और हमारे देखिए दोस्तों, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बड़े ही दूरदृष्टिवादी थे, तो उनकी दृष्टि बहुत ही दूर की थी। वो बहुत ही इसको सोच समझ के संविधान का निर्माण किए, उनको शत शत नमन है। देखिए ये हमें, देखिए आपातकालीन प्रावधान की जो है यहाँ पे दी हमारे संविधान में है। आपातकालीन प्रावधान कौन कौन सा है, आर्टिकल आप लोग नोट करिए। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है दोस्तों, और आर्टिकल 360 है। 352 में मैंने आप लोगों को आर्टिकल जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था 352 में क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन तब लगता है दोस्तों जब हमारे राज्य में, राज्य के जो सरकार है
वहाँ पे वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से हमारी गवर्नमेंट नहीं वहाँ की चला पाती है, तब वो शासन, वहाँ का शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है और राष्ट्रपति चलाते हैं। और तीसरा जो आपातकाल है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है, वो वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। और नोट करिएगा आप लोग दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे भारत में एक भी बार ये नहीं लगाया गया है। ये प्रश्न पूछ देता है, मतलब 4 दे देंगे, 4 पॉइंट देगा, 4 उसमें आप लोग उसमें ABCD चारों सही है तो एक ABC सही है, तो ऐसे दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोल देगा कि वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ अभी 4 बार लगाया जा चुका है भारत में, ऐसा दे देगा कथन एक लिख के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल हमारे भारतवर्ष में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं कि आपातकालीन प्रावधान है तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। और देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पर, मतलब सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, उस पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, मूलतः संघात्मक है भारतीय संविधान। यहाँ पे देखिए केसी वेयर एक थे महोदय, केसी वेयर ने क्या कहा, इन्होंने भारत को अर्ध संघात्मक कहा, अर्ध संघात्मक राज्य इन्होंने कहा है भारत को। ये जो कथन है ये PCS प्री के परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और मेंस में भी इसको स्पष्ट करने के लिए देता है कि ये केसी वेयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, इसको, इसका उल्लेख करें, इसको स्पष्ट करें। ये प्रश्न ऐसे यही लाइन दे देता है। तो ये अति महत्वपूर्ण ये लाइन है, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी ऑस्टिन महोदय का कथन जो है कि भारतीय संघवाद को इन्होंने सहकारी संघवाद कहा, तो याद रखिएगा जी ऑस्टिन सहकारी संघवाद। अब भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य में है, न तो हमारा भारतीय संविधान बहुत कठोर है और न बहुत ही अधिक लचीला है। ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो बीच का है, नम्यशील है, नम्यता है इसमें, न तो बिल्कुल एकदम अकड़ा हुआ है और न ही बिल्कुल एकदम झुका हुआ है, नम्य है, नम्र है। बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए यह एक संतुलन स्थापित करता है, हमारा संविधान जो है एक संतुलित संविधान है। यह कथन किसका है? यह कथन भी है केसी महोदय का है, केसी वेयर का है कि हमारा संविधान न तो अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला, इन दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित करने वाला है। अब ये नेक्स्ट है, ये VR अम्बेडकर जी का एक कथन है। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कहे हैं अम्बेडकर जी कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संघात्मकता के तंग ढांचे में यानी कि मतलब असहज स्थिति में नहीं है, संघात्मकता के असहज स्थिति नहीं है जो संविधान में दिया गया है। संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो असहज नहीं है, तंग नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। इनसे संबंधित जो शासन प्रणाली से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, विगत IAS और PCS की सभी स्टेट की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी स्टडी ग्रुप हो अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर करने का प्रयत्न करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।